हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ। वो चैप्टर हमारा जो है बाकी है, चैप्टर 5 मैकबेथ। तो ये जो सिलेबस है हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा किसी तरह। तो हम लोग अच्छे से पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो पहला पैराग्राफ था वो कंप्लीट कर लिया था, जैसा कि आप लोग को पता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। हमने ये भी क्या बोलते हैं, पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था, द विचेस प्रोफेसीज। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लिया था हमने। और अब आते हैं हम लोग मैकबेथ बिकम्स थेन ऑफ कोडोर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, मैकबेथ जो है कोडोर का जो शासक है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग सामंत, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, वो कैसे बनता है उसकी जर्नी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, तो आप लोग आसानी से हिंदी वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइल दे स्टूड देयर पॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस एडवेंचर, देयर अराइव्ड सर्टेन इनवॉइस फ्रॉम द किंग, who were empowered to confer upon मैकबेथ द टाइटल ऑफ द थीन ऑफ कॉडोर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। पॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, विचार करते हुए। स्ट्रेंजनेस मतलब होता है अद्भुत या फिर अजीबपन। ठीक है, एडवेंचर मतलब हमने लिखा ये घटना। और इनवॉइस मतलब क्या होता है, दूत। हु वेर एम्पावर्ड, पावर एम्पावर्ड मतलब क्या होता है, किसी को अधिकार देना। ठीक है, किसी को अधिकृत करना या फिर अधिकार देना। कॉन्फर मतलब क्या होता है, प्रदान करना। उसके बाद कॉडोर तो एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, जब मैकबेथ और बैंको ये क्या होता है कि कहाँ गया हम लोगों का, वाइल दे स्टूड देयर, जब वो वहाँ पे खड़े थे, ऑन द स्ट्रेंजनेस, उस अद्भुत अजीबपन में, उस घटना के, अजीबो-गरीब घटना को सोचते हुए जब खड़े थे। ठीक है, देयर अराइव्ड सर्टेन इनवॉइस, तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ दूत आए फ्रॉम द किंग, किंग की तरफ से। ठीक है, जब वो सोच ही रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि चुड़ैलों ने तो अपना जो भविष्यवाणी करना था वो तो कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये लोग सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो दोनों, दे मीन्स कौन, मैकबेथ और बैंको, दोनों खड़े थे और दोनों सोच ही रहे थे। तभी राजा की ओर से कुछ दूत वहां पे आ गए। ठीक है, अब वो दूत तो आ गए, और क्या हुआ, उन्हें मैकबेथ को कॉडोर के सामंत की उपाधि प्रदान करने का अधिकार दे दिया। यानी कि वो लोग जो दूत थे वो राजा की तरफ से आए और मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर घोषित कर दिया। ठीक है, कन्फर कर दिया, अधिकृत कर दिया, हम लोग बोलते हैं प्रदान कर दिया। कन्फर मतलब अधिकृत, मतलब एम्पावर्ड कर दिया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सामंत, सामंत। ठीक है, अच्छा यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि मैकबेथ जो है कॉडोर का सामंत होगा। ठीक है, इट वॉज एन इवेंट सो मिराक्यूलसली करस्पॉन्डिंग विद द प्रिडिक्शंस ऑफ द विचेस। अब क्या हुआ, इट वॉज एन इवेंट, और ये ऐसी घटना थी जो बहुत ही ज़्यादा मिराकुलसली थी, यानी कि चमत्कारी घटना थी, जो करस्पॉन्ड कर रही थी, मेल खा रही थी विद द प्रिडिक्शन, उस प्रिडिक्शन से, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी से, ऑफ द विचेस, वो जो विचेस करके गई थी उसी भविष्यवाणी से मैच कर रही थी। ठीक है, दैट मैकबेथ स्टूड देयर रैप्ड इन अमेजमेंट, और क्या हुआ कि मैकबेथ वहीं खड़ा रह गया, रैप्ड इन अमेजमेंट, आश्चर्य में डूबा हुआ। रैप्ड मतलब ऐसे तो होता है, हम लोग किसी चीज को रैप्ड करते हैं, बांधते हैं, उसको बोलते हैं रैप्ड। जैसे हम लोग गिफ्ट को रैप करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रैप करना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो आश्चर्य में डूब गया। यहाँ पर रैप्ड मतलब डूब जाना, वो आश्चर्य में डूब गया।
अनेबल टू रिस्पॉन्ड, और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा था, टू द ग्रीटिंग्स, उस अभिवादन का, ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस जो आए थे, जो दूत आए थे, उन्होंने अभिवादन किया मैकबेथ का, लेकिन क्या हुआ, मैकबेथ ऐसे ख्यालों में डूब गया था, आश्चर्य में डूब गया था कि वो उनको ग्रीट भी नहीं कर पाया। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, किसी को, तो सामने वाला क्या होता है कि किसी सोच में अगर वो डूबा है तो वो रिटर्न में गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाता, क्योंकि वो उसका ध्यान ही कहीं और रहता है, ठीक है। तो ये उसके साथ भी हुआ, मैकबेथ के साथ। होप्स बिगेन टू स्वेल, और उसकी जो इच्छाएं थी, आशाएं थी, वो बढ़ने लगी इन हिज हार्ट, उसके दिल में। एज ही वॉज नाउ थिंकिंग ऑफ द प्रिडिक्शन, अब क्या हुआ, वो सोचने लगा उस प्रिडिक्शन के बारे में, ऑफ द थर्ड विच के प्रिडिक्शन के बारे में वो सोचने लगा, क्योंकि पहला जो था, जो पहला जो विच थी, ठीक है, पहली जो चुड़ैल थी, उसने क्या कहा था कि जो उसका प्रेजेंट स्टेट है, मतलब जो वो प्रेजेंट में है, उसको वो डिनोट की थी। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला ही देखिए कहाँ गया, ये वाला, ये वाला देखिए, थेन ऑफ ग्लैमिस। तो थेन ऑफ ग्लैमिस जब उन्होंने बोला पहला विच ने, तो उसको कोई भी ये आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब वो थेन ऑफ कॉडोर बोली उस सेकंड विच ने, तब जो है मैकबेथ को थोड़ा सा सरप्राइज होना पड़ा, और थर्ड ने तो स्कॉटलैंड का ही राजा बोल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो वो भी सरप्राइज था, और इसी सरप्राइज में वो आगे क्या हो रहा है कि याद कर रहा है, और वो खो चुका है उस भविष्यवाणी में, ठीक है। और वो भविष्यवाणी में इतना खो गया कि जो दूत आए थे उसको बताने के लिए कि आप जो है सामंत है कोडोर के, उसको भी वो इन ये अभिवादन नहीं कर सका, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, ये सब कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। और वो उस प्रिडिक्शन के बारे में सोचने लगा जो थर्ड विच ने किया था, विच मीन्स चुड़ैल। टर्निंग टू बैंको, ही सेड, वो बैंको की तरफ घूम के बोला, डू यू नॉट होप, क्या तुम आशा नहीं करते, दैट योर चिल्ड्रन विल बी द किंग्स ऑफ द फ्यूचर, कि तुम्हारे बच्चे जो है फ्यूचर के किंग बने। सिंस व्हाट द विचेस प्रोमिस्ड, जो विच ने प्रॉमिस किया टू मी, मुझसे, हैज सो वंडरफुली कम टू पास, और जो सच साबित हो भी गया, ठीक है। दैट होप, रिप्लाइड बैंको, अब बैंको क्या उत्तर दे रहा, वो आशा, वो होप, माइट इनकैंडल्ड, यानी कि उत्तेजित कर सकती है, यू टू एम एट, लक्ष्य बनाने के लिए तुम्हें उत्तेजित कर सकती है, द थ्रोन, एम एट थ्रोन मतलब सिंहासन पाने के लिए ये तुम्हें उत्तेजित कर सकती है। बट ऑफन टाइम्स दीज मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की जो शक्तियाँ हो जाती है, ये जो होती है, टेल अस ट्रूथ इन लिटिल थिंग्स टू बिट्रे, और हमें फंसाने के लिए क्या करती हैं ये लोग, हमें छोटी मोटे ट्रूथ को बता देती है, और हमें जो है फंसाती है, धोखा देती है। बिट्रे अस इनटू डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कंसिक्वेंसेस, ये कंसिक्वेंस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब बैंकों को वो बोलता है कि अच्छा तुम कहोगे नहीं कुछ, तो वो रिप्लाई देता है कि ये जो चुड़ैलें होती है, ये जो भविष्यवाणी करते हैं, ये हमें आधे अधूरे बताते हैं, छोटी छोटी जानकारियाँ देते हैं, और फिर हमें जाल में फंसना पड़ता है अपने कर्मों के, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है क्या हो रहा है कि अगला जो दूत जो आते हैं वो इसको बता देता है, तो इसको और भी भरोसा पक्का हो जाता है कि ये जो स्कॉटलैंड का राजा बनने की जो कहानी है वो सही है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग पूरा पैराग्राफ का हिंदी जान लेते हैं कि पैराग्राफ पूरा जो है कह क्या रहा है। आप लोग भी इधर उधर के मतलब कहानियों में या फिर समरीज में न जाकर, जो पैराग्राफ आपको चैप्टर आपको मिला है
उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, तभी जाके आंसर आप लोग कर पाएँगे। नहीं तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर समरी पढ़ लेते हैं या फिर छोटा-मोटा इधर-उधर से देख के कहानी सुन लेते हैं, तो ये कहानी से आप लोगों का नंबर आने वाला नहीं है, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अ, इस पे ध्यान दीजिए और वर्ड टू वर्ड पढ़िए, ठीक है? तो अब हम लोग पूरा चैप्टर का ये पैराग्राफ का देख लेते हैं कि समरी ये क्या बोल रहा है पूरे हिंदी में। तो ये है, जब मैकबेथ और बैंक्वेट इस विचित्र घटना के बारे में सोच रहे थे, तभी राजा की ओर से कुछ दूत वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है? इनवॉइस मीन्स दूत, कुछ दूत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन्हें मैकबेथ को कॉर्डर के सामंत की उपाधि प्रदान करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है? क्या हुआ कि वो अधिकृत थे कि वो कॉर्डर की उपाधि मैकबेथ को दें, ठीक है? यह घटना चुड़ैल की भविष्यवाणी से इतनी आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती थी कि मैकबेथ आश्चर्य में पड़ गया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था जो सेकंड विच ने, कि तुम जो है कॉडोर के राजा बनोगे, सामंत बनोगे, ठीक है? तो ये जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी ये सच हो गई और इसी को सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डूब गया और दूतों के अभिवादन का उत्तर भी देने में वो समर्थ नहीं हुआ, मतलब उत्तर भी नहीं दे पाया दूतों का, ठीक है? अब उसके हृदय में आशाएं बढ़ने लगी क्योंकि वह तीसरी चुड़ैल की भविष्यवाणी के बारे में सोचने लग रहा था, ठीक है? कि जब दूसरी की भविष्यवाणी सही हो गई, तो तीसरी की भी हो सकती, तो उसके बारे में वो सोचने लगा। उसने बैंकों की ओर मुड़कर कहा, अब वो बैंकों की ओर जो है मुड़ के कहा, क्या कहा? क्या तुम्हें आशा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भविष्य में राजा बनेंगे? क्योंकि चुड़ैलों ने मुझसे जो वादा किया था वह इतनी अद्भुत रूप से सच हो गई है। ये जो वादा किया था उसने, चुड़ैल ने, वो तो अब सच हो गया। तो तुम भी ये उम्मीद नहीं करते कि तुम्हारे भी बच्चे जो है राजा बनेंगे? तो बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यह आशा तुम्हें सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन अक्सर अंधकार की शक्तियां हमें छोटी-छोटी बातों में सच बताती है, ताकि हम बड़े और गंभीर अपराध करने के लिए हमें जो है फंसा सके वो। ठीक है? अब बैंकों क्या बोलता है कि ये तुमको छोटा-छोटा ये जो छोटी-छोटी बातें तो तुमको बता देंगे, ठीक है? लेकिन इन छोटी-छोटी बातों से हम लोग बड़े-बड़े अपराधों में फँस सकते हैं। हम लोग को फँसाया जाता है इन छोटी-छोटी चीज़ों को बताकर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, लेडी मैकबेथ्स एम्बिशन, ठीक है? अब जो अगला पैराग्राफ है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? लेडी मैकबेथ का एम्बिशन। तो आगे देखते हैं, हाउएवर द प्रोफेसीज of the witches had sunk too deep into the mind of Macbeth। जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रोफेसीज जो हम लोग सुन के आए उन चुड़ैलों का कि ये जो स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ बनेगा, had sunk too deep into the mind of Macbeth, वो बहुत ही गहराई से मैकबेथ के दिमाग में छाई हुई थी। He told his wife about the prediction, उसने वाइफ को अपने बताया कि भविष्यवाणी क्या है ऑफ द थ्री विचेस, उन तीन विचेस चुड़ैलों का, एंड इट्स पार्शियल अकम्प्लिशमेंट, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अकम्प्लिशमेंट था यानी कि जो पूरा होने का ये था उन भविष्यवाणियों का, उसमें से तो पार्शियल पूरा हो ही चुका था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर द प्रोफेसी ऑफ द विचेस हैड संक टू डीप इनटू द माइंड ऑफ मैकबेथ, जबकि क्या हुआ कि मैकबेथ के दिमाग में ये पूरी गहराई से बस गया कि वो विचेस ने क्या कहा था। उसने अपने वाइफ को बताया अबाउट द प्रिडिक्शंस ऑफ द थ्री विचेस, उन तीनों विचेस के प्रिडिक्शन के बारे में अपने वाइफ को बताया, एंड ऑल्सो इट्स पार्शियल अकम्प्लिशमेंट, और उनका पूरा होना भी बताया, जैसे कि वो कॉर्डर का राजा घोषित कर दिया गया, सामंत घोषित कर दिया गया। लेडी मैकबेथ वॉज एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस, वो जो लेडी मैकबेथ थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी औरत थी।
सी स्पर्ड ऑन मतलब प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना। द रिलक्टेंट अनिच्छा, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है, इच्छा न होना। रिलक्टेंट पर्पस ऑफ मैकबेथ हु फेल्ट कंपंक्शन एट द थॉट ऑफ ब्लड। कंपंक्शन मतलब क्या होता है, अपराध बोध, पश्चाताप, ठीक है। अब वो क्या सोच रही है, ये वो क्या कर रहे हैं, सी स्पर्ड ऑन, यानी कि उसने उत्तेजित कर दिया द रिलक्टेंट पर्पस ऑफ मैकबेथ, जो इच्छा मैकबेथ के अंदर दबी हुई थी, ठीक है, उसको उसने जो है उत्तेजित कर दिया। हु फेल्ट, जो मैकबेथ जो है फेल्ट करता था, महसूस करता था कंपंक्शन कंपंक्शन एट द थॉट ऑफ ब्लड, कि मैकबेथ को पता था कि अगर मैं ये इच्छा अगर रखूंगा तो उसको ब्लड से होके गुजरना पड़ेगा, रक्त से होके ही गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैकबेथ ने अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा था। लेकिन क्या हुआ, जो लेडी थी उसने उसको उत्तेजित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, फिर भी चुड़ैलों की भविष्यवाणियां मैकबेथ के मन में बहुत गहराई से बैठ गई थी। उसने अपनी पत्नी को तीनों चुड़ैलों की भविष्यवाणियों और उनके आंशिक रूप से सच होने के बारे में बताया। लेडी मैकबेथ अत्यंत महत्वाकांक्षी लेडी थी। उसने मैकबेथ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैकबेथ हत्या के विचार से मतलब बहुत दूर था, अनिच्छुक था, और रक्त बहाने के विचार से उसे अपराध बोध भी होता था कि क्यों मैं रक्त बहाऊं किसी का, ठीक है, इसलिए वो इन सब चीज से दूर रहता था। सी डिड नॉट सीज टू रिप्रेजेंट द मर्डर of the king as a step absolutely necessary to the fulfillment of the flattering prophecies। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सी डिड नॉट सीज, उसने बंद नहीं किया, टू रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, द मर्डर ऑफ द किंग एज ए स्टेप एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो कि बहुत ही जरूरी था, टू फुलफिलमेंट ऑफ द फ्लैटरिंग प्रोफेसीज। अब देखिए उस लुभावनी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए राजा का मरना बहुत जरूरी था, ठीक है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए, उस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए राजा का मरना बहुत जरूरी था, ठीक है। और इसलिए जो है उसने बार बार उसको मैकबेथ को पुश किया कि तुम इसका मर्डर किए बिना राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। उसके बाद इट हैपेंड दैट एट दिस टाइम किंग डंकन केम टू विजिट मैकबेथ्स कैसल, और ऐसा हुआ कि मैकबेथ के कैसल में किंग डंकन आए मिलने के लिए, विथ हिज टू सन्स, अपने दोनों बेटों के साथ, मैल्कम एंड डोनल बेन, ठीक है, मैल्कम और डोनल बेन के साथ वो आए, एंड न्यूमरस थीम्स एंड अटेंडेंट्स टू ऑनर मैकबेथ फॉर हिज ट्रम्प अगेंस्ट द रेबल्स। विद्रोहियों को दबाने में, जीतने में जो मैकबेथ ने भूमिका निभाई, उसके लिए सारे लोग जो है मैकबेथ के पास आए, राजा भी आए, उसके दो बच्चे भी आए, मैल्कम और डोनल बेन, उसको सम्मानित करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा हिंदी क्या हो जाएगा, लेडी मैकबेथ क्या करती थी, लगातार राजा की हत्या को उन आकर्षक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत करती रही कि नहीं, तुमको ये करना ही पड़ेगा, अगर तुमको राजा बनना है तो तुमको राजा की जान लेनी होगी। इसी समय राजा डंकन अपने दोनों पुत्रों मैल्कम और डोनल बेन और बहुत सारे सामंतों के साथ, सेवकों के साथ मैकबेथ के पास आए, उसके कैसल में, उसके किले में, ठीक है। वह विद्रोहियों के विरुद्ध मैकबेथ की विजय के सम्मान में वहां पर आए थे। मैकबेथ ने सबको मतलब विद्रोहियों को दबा दिया, जिसके बाद जो है वो लोग उससे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए कि चलो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं डंकन विजिट्स इन्वर्नेस। डंकन जो है इन्वर्नेस पहुंचा, इन्वर्नेस द कैसल ऑफ मैकबेथ। अब देखिए इन्वर्नेस के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्वर्नेस क्या है, इन्वर्नेस जो है मैकबेथ का कैसल है, उसका किला है। वॉज प्लीजेंटली सिचुएटेड ऑन ए हिल, और ये जो है कहाँ पे स्थित था, एक हिल में स्थित था,
एंड द एयर अबाउट इट वॉज स्वीट एंड होलसम, और वहाँ पे जो हवाएं थी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी और स्वच्छ थी, ठीक है। द नेस्ट्स दैट द swallows or the martlets had built under all the jutting friezes and buttresses of the building। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वहाँ की हवा तो बहुत स्वच्छ थी, द नेस्ट जो घोंसले थे, दैट द swallows आबाबिल पक्षी, मतलब एक तरह की पक्षी है ये, उसकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, एक पक्षी होता है, मतलब आप एक बार नेट में देखिएगा कि कौन सा मतलब प्रजाति का ये है, तो एक तरह का वो पक्षी होता है, द नेस्ट दैट द swallows और द martlets एक प्रकार के छोटे पक्षी हैड बिल्ट अंडर ऑल द जूटिंग मतलब बाहर निकले हुए, फ्रीजेस सजावटी वस्तु या फिर भाग, एंड बटरेस सहारा देने वाली दीवारों ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब ये लोग का घोंसला जो है वहाँ पे था, इमारत जो थी, मेन जो इमारत थी, उसके बाहर निकली हुई सजावटी संरचनाओं और सहारा देने वाली दीवारों के नीचे जो है आबाबिल पक्षी भी थे, उनके घोंसले जो है, उसके घोंसले जो है वहाँ पे स्थित थे, मतलब जो दीवारें थी किले की और जो डिज़ाइन वगैरह जो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर बना होता है किले के बाहर, वहाँ पे इन लोगों का क्या था, बसेरा था, घोंसला था, ठीक है। The king was extremely pleased as he entered the palace, not only for its wonderful ambience but also due to the attention and respect of his hostess, Lady Macbeth, who had developed the art of camouflaging her treacherous purpose with smiles and charming etiquette। एटिक्वेट भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, शिष्टाचार, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, वो जो किंग था डंकन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, एज ही इंटर्ड द पैलेस, जैसे ही वो पैलेस में घुसा, नॉट ओनली फॉर इट्स वंडरफुल एम्बियंस, उसके वातावरण के सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि बट ऑल्सो ड्यू टू द अटेंशन, उसके अटेंशन के बारे ध्यान को पाकर, किसके ध्यान को पाकर, एंड रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट को पाकर, ऑफिस होस्टेस मेजबान करने वाली महिला का ध्यान और सम्मान पाकर जो है वो बहुत ही खुश हुआ। और वो जो महिला थी वो कौन थी, लेडी मैकबेथ, हु हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेजिंग, जिसको मतलब जो बहुत ही क्या थी, मतलब बहुत चतुर थी उस आर्ट को छिपाने में, मतलब आर्ट को उस क्या बोल सकते हैं इसको, बात को छिपाने में जो आर्ट था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ये थी, चतुर थी। और वो बात क्या थी, हर ट्रीचरस पर्पसेस, उसका जो ट्रीचरस मतलब विश्वासघाती उद्देश्य, और उसका मुस्कान जो कि चार्मिंग एटिक्वेट बोलते हैं इसको, ये सब उसके आने पे दिखाया गया। तो हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं। तो ये सब जो बाहर का नज़ारा था कि पक्षियों का घोंसला, ये सब सारा कुछ देख के वो तो बहुत खुश हुआ ही, ठीक है। वह केवल वहाँ के सुंदर वातावरण से ही नहीं प्रभावित हुआ, बल्कि उसकी मेजबान लेडी मैकबेथ द्वारा दिए गए ध्यान और सम्मान से भी बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुआ। लेडी मैकबेथ ने अपने विश्वासघाती उद्देश्यों को जो है अपने मुस्कान और शिष्टाचार से छिपा लिया, ठीक है। क्योंकि अभी क्या था कि स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ को बनना था, जिसके कारण जो है ये स्कॉटलैंड के जो राजा थे डंकन, वो अभी जिंदा थे, तो मैकबेथ का कोई भी ये ऑप्शन नहीं था राजा बनने का। लेकिन उसकी जो वाइफ थी, लेडी मैकबेथ थी, वो सोची कि नहीं चलो ये राजा हटेगा तो हमारा स्कॉटलैंड का जो गद्दी है वो साफ हो जाएगा। इसलिए वो बार बार क्या करती थी, मैकबेथ को उकसाती थी कि चलो तुम कुछ करो ताकि तुम राजा बन पाओ, ठीक है।
तो ये चीज उसके साथ हुआ, और जब वो घर आए राजा, तो इस ट्रीचरस जो थिंकिंग है लेडी मैकबेथ का, उसने उसको छुपा लिया और बहुत ही सम्मान के साथ राजा का स्वागत किया। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये वाला यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है। अभी हम लोग 7वें पैराग्राफ में चलेंगे। इसके बाद हम लोग 7वां पैराग्राफ पे चलेंगे। 7वां पैराग्राफ में क्या है कि लेडी मैकबेथ प्लान्स द मर्डर। लेडी मैकबेथ यानी कि मैकबेथ की जो वाइफ थी, उसने क्या किया, मर्डर को प्लान किया। किसके मर्डर को? किंग के मर्डर को। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। टायर्ड ऑफ हिज लॉन्ग जर्नी द किंग वेंट अर्ली टू बेड। मतलब लंबी यात्रा में इतना वो थक गया था कि वो जल्दी ही सोने के लिए चला गया। इट वॉज द मिडिल ऑफ द नाइट, और ये जो है मध्य रात्रि का समय था। Now over half the world's nature seemed dead and wicked. Dreams abuse sleeping man's mind. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि now over half the world's nature seemed dead, मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो उसमें से आधा तो आदमी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मरा हुआ है, यानी कि सारे लोग जो है गहरी नींद में थे। एंड विक्ड ड्रीम्स, और जो बुरी आत्माएं थी, बुरे बुरे जो विचार थे, वो परेशान करने के लिए लोगों के मन में, जो सोने वाले थे उनके मन में घूम रही थी। ठीक है, मतलब जो जो बुरे विचार थे वो घूम रहे थे। एंड विक ड्रीम्स अब्यूज स्लीपिंग मैन्स माइंड एंड नन बट द वुल्फ ऑफ द मर्डरर इज आउट फॉर हंट। और जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, उस समय संसार का अधिकतर भाग जो था वो शांत था, और बुरे सपने सोए हुए लोगों के मन को परेशान कर रहे थे। ऐसा लगता था कि केवल भेड़िया या हत्यारा ही शिकार के लिए बाहर था। ठीक है, दिस वॉज द टाइम व्हेन लेडी मैकबेथ वोक अप, और यही वो समय था जब लेडी मैकबेथ उठी। टू प्लॉट, षड्यंत्र करने के लिए, द मर्डर ऑफ द किंग, मतलब किंग को मारने के लिए षड्यंत्र करना था उसको, इसलिए वो उसी बीच में उठी, यानी कि उसी रात को उठी, आधी रात को। शी वुड नॉट हैव अंडरटेकन अ डीड सो एबोरेंट टू हर सेक्स। अब वो अपने जो सेक्स है उसके हिसाब से, यानी कि वो तो एक फीमेल थी, नारी थी, तो उस नारी के स्वभाव के अनुसार वो इस कार्य को घृणा के दृष्टि से देखती थी कि किसी को मारना जो है बहुत ही मुश्किल था। एंड सी वॉज वेल अवेयर, और वो अच्छी तरह जानती थी, ऑफ हर हस्बैंड्स नेचर, अपने पति के स्वभाव को। दैट वॉज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि मानवीय दया। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब क्या होता है? मानवीय दया। तो वो अपने स्वभाव के कारण वो मार नहीं सकती थी क्योंकि वो फीमेल थी। ठीक है, और उसको अपने पति पे जो है पूरा भरोसा था उसके स्वभाव पर कि ये जो है बहुत ही काइंड है, ये तो मारने में इच्छुक होगा ही नहीं। ठीक है, उसको ऐसा प्रतीत हुआ। काइंडनेस टू एग्जीक्यूट मतलब अंजाम देना, अ कंट्रीव्ड मर्डर मतलब सोचा समझा मर्डर को वो अंजाम नहीं देगा, वो इतना भी जानती थी। शी न्यू दैट हर हस्बैंड वॉज एम्बिशियस, वो जानती थी कि उसके जो हस्बैंड है वो एम्बिशियस हैं। बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हाइट ऑफ क्राइम विच कॉमनली कंपनीज इन ऑर्डिनेट एम्बिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो तो जानती थी कि उसका पति यानी कि मैकबेथ जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हाइट ऑफ क्राइम, लेकिन वो उस अपराध के चरम स्तर पे नहीं था, विच कॉमनली एक्म्पनीज जो साथ आता है अत्यधिक एम्बिशन के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा के साथ अगर कोई अपराध उसको करना है तो वो उसमें राजी कभी होता ही नहीं। तो वो ये भी बात जानती थी। सी हैड won his consent about the murder, वो कंसेंट तो पा ली थी कि चलो मर्डर होगा, बट सी डाउटेड, लेकिन उसे डाउट भी था, संदेह भी था, हिज रिजोल्यूशन, उसके निश्चय पर, एंड सी फियर्ड द नेचुरल टेंडरनेस ऑफ हिज डिस्पोजिशन, यानी कि जो लेडी मैकबेथ थी
वो जानती थी कि चलो मैकबेथ ने तो सहमति दे दी है कि चलो उसकी मृत्यु होगी या फिर उसको मारा जाएगा, लेकिन उसको डर भी था कि वो टेंडर भी है, दयालु स्वभाव का भी है। अपने स्वभाव के दयालुपन के कारण जो है डिस्पोजिशन को डिफीट द पर्पस, अपने दयालुपन के कारण जो है ये पर्पस हो सकता है फेल हो जाए। कौन सा पर्पस? मारने का पर्पस, डंकन को मारने का पर्पस जो है हो सकता है फेल हो जाए। सो आर्म्ड विथ डैगर सी अप्रोच्ड, वो अपने हाथ में एक डैगर लिए यानी कि कटार लिए जो है अप्रोच्ड द किंग्स चैम्बर, किंग के चैम्बर में गई। किंग कौन? डंकन। डंकन के चैम्बर में वो गई। देयर सी फाउंड डंकन इज इन साउंड स्लीप, और वहां पे उसने देखा कि डंकन जो है बहुत ही गहरी नींद में है। एंड एज सी व्यूड हिम अर्नेस्टली देयर वॉज समथिंग इन हिज फेस विच रिसेंबल्ड हर ओन फादर। अब उसने क्या देखा? जैसे ही वो देखा, मतलब उसने देखा डंकन की तरफ अर्नेस्टली, ध्यानपूर्वक, देयर वॉज समथिंग इन हिज फेस, तो उसके चेहरे पे उसको कुछ दिखा विच रिसेंबल्ड हर ओन फादर। उसने देखा कि इसमें तो मेरे पिताजी की छवि दिखाई दे रही है, मतलब वो पिता के समान उसमें मतलब लेडी मैकबेथ को डंकन में पिता की छवि नजर आई। मतलब वो सोच रही थी कि कहीं ये मेरे पिता के समान है और मैं इसको मार दूंगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है। Thus she had not the resolution to proceed further. इसलिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब उसको नहीं मारूंगी। वो डैगर तो लेके गई, लेकिन उसने जो है वो डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं मार पाऊंगी। तो इसको हम लोग शुरू से देखते हैं, इसका हिंदी क्या होता है। लंबी यात्रा से वो थका हुआ था, सोने चला गया वो जल्दी। ठीक है, राजा डंकन। लेकिन क्या था, आधी रात का समय था और उस समय सारा मतलब जितने भी लोग थे सारे सोए हुए थे। पूरा जो वातावरण था वो साइलेंट था। और क्या था, सिर्फ हंटिंग करने के लिए भेड़िया या फिर हत्यारा ही शिकार करने के लिए उठता। इसी समय लेडी मैकबेथ राजा की हत्या की योजना बनाने के लिए जगी। वह ऐसा घृणित कार्य अपने स्वभाव के विरुद्ध होने के कारण नहीं करना चाहती थी। यानी कि मतलब वो तो लेडी थी और उसका स्वभाव भी नहीं था कि वो किसी की हत्या करे, तो इसलिए वो जो है इस काम से बचना चाह रही थी। ठीक है। और वह अपने पति के स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित थी। उसका पति मानवीय दया से इतना भरा हुआ था कि वह किसी भी प्री प्लान्ड मृत्यु को अंजाम देना या फिर खून को अंजाम देना उसके मतलब स्वभाव के अगेंस्ट था। वह जानती थी कि उसका पति महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन वह उस अपराध की चरम सीमा तक जाने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है। उसके पति की स्वाभाविक कोमलता और दयालुता उस योजना को असफल कर सकती है। इसलिए वह हाथ में कटार लेकर राजा के पास तो गई, लेकिन उसने क्या किया, वो चला नहीं पाई। क्यों नहीं चला पाई? क्योंकि वो जब ध्यान से देखती है राजा को सोते हुए, तो उससे क्या होता है, अपने पिता की याद आती है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद 8वें पैराग्राफ में हम लोग आते हैं मैकबेथ्स मोरल कॉन्फ्लिक्ट। अब मैकबेथ का जो नैतिक संघर्ष था वो अब जागने लगा। ठीक है। सी रिटर्न टू कन्फर विथ हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ बात करने के लिए वापस आई। ही थॉट देयर वेयर स्ट्रॉन्ग रीजंस अगेंस्ट द मर्डर, वो सोचा कि कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन जो है कुछ रीजन तो हो कि मैं हत्या करूं। ठीक है। मैकबेथ वॉज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, वह खुद ही अकेला एक प्रजा नहीं था, बट ऑल्सो एक क्लोज रिलेटिव टू डंकन। ठीक है, अगर देखा जाए तो सिर्फ वो प्रजा नहीं था डंकन का, वो एक रिलेटिव भी था, क्लोज। बिसाइड्स ही हैड बीन अ होस्ट, और वो मेजबान भी था टू द किंग, यानी कि किंग का रिप्रेजेंटेटिव या फिर होस्ट
हम लोग बोलते हैं, या फिर हम लोग राजा का एक प्रतिनिधि बोल सकते हैं। सो हिज ड्यूटी वुड बी टू प्रोटेक्ट द किंग फ्रॉम द थ्रेट, और उसका ये ड्यूटी था कि वो राजा को बचाए खतरे से। ऑफ द मर्डरर्स, नॉट टू बियर द डैगर हिमसेल्फ, और उसकी ये ड्यूटी थी कि वो राजा को बचाए, ना कि खुद ही राजा को मारने के लिए खंजर उठा ले। He also thought how just and benevolent a king was Duncan. वो ये भी सोचता है कि कितना वो न्यायप्रिय है और दयालु है राजा डंकन। How clear of offense to his subjects. How loving to his nobility that their subjects were doubly bound to avenge his death. अब उसने सोचा कि ये जो है बहुत ही दयालु है, ठीक है, और वो क्लियर भी है ऑफेंस के इस पे, ठीक है, कि ऑफेंस टू हिज सब्जेक्ट, हाउ लविंग टू हिज नोबिलिटी दैट दैट सब्जेक्ट में डबली बाउंड टू अवेंज हिज डेथ। उसने ये सोच लिया कि अगर इसकी मृत्यु होती है तो जो प्रजा है वो बहुत ही मतलब दुगने क्रोध के साथ जो डेथ करने वाला है, मतलब जो मारने वाला है, उसके पीछे आएगी। मोरोवर, इसके अतिरिक्त बाय द फेवर्स ऑफ द किंग मैकबेथ स्टूड हाई इन द ओपिनियन, और इसमें क्या हुआ, मोरोवर इसके अतिरिक्त बाय द फेवर्स यानी कि उपकारों के, मतलब इस किंग के उपकार के अतिरिक्त मैकबेथ स्टूड हाई इन द ओपिनियन, और मैकबेथ का जो अपना ओपिनियन भी था वो भी क्या था, of all sorts of men, and how could those honors be stained by the reputation of so foul a murder। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसके अतिरिक्त जो है राजा की कृपा के कारण मैकबेथ सभी लोगों की दृष्टि में बहुत सम्मानित भी था, फिर वह अपनी घृणित हत्या की बदनामी से अपने उन सम्मानों को कैसे कलंकित कर सकता था। ठीक है, क्योंकि राजा जो है बहुत ही अच्छा था, न्यायप्रिय था, सभी को प्रेम करता था, इसलिए मैकबेथ को भी लगा जो कि इसे मारना जो है ठीक नहीं है, अगर इसको कुछ भी होता है तो प्रजा जो है हमारे पीछे पड़ जाएगी, और उस समय हमें प्रजा को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है, ये तीसरा और चौथा पैरा, ये तीसरा बोल रहा हूँ मैं, 7वां और 8वां पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी का हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो आप लोग देखिए और अच्छे से मतलब प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, छोड़िए मत, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। अगर आप लोग इग्नोर करते हुए इसको पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी भी नहीं होगी और बहुत ही एग्ज़ाम देने में मुश्किल आएगी। ठीक है, मार्क्स भी कम हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।